नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मशीन 18 पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ना केवल आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको हिंदी बोलने, पढ़ने और हिंदी लिखने की वर्तनी में भी शुद्धता प्रदान करता है। आइए शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बनता है, वर्ड प्लस माला। आइए जानते हैं आखिर में वर्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वर्ड कहलाती है। अर्थात जिसका खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। दोस्तों, वर्ड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर वर्ड समाप्त होता है। आइए शुरुआत करते हैं वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब आपने अगर देखा होगा वर्णमाला में कि पहले आपको का दिया गया होगा, फिर खा दिया गया होगा, फिर गा के बाद घा आता है, फिर आता है या। यही होता है दोस्तों व्यवस्थित समूह। का के बाद खा के बाद गा के बाद घा के बाद या। इसे ही दोस्तों व्यवस्थित समूह कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या तो 52 होती है, लेकिन वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है आपका स्वर, दूसरे नंबर पे आता है व्यंजन। आइए शुरुआत करते हैं आखिर में स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात वर्णों की प्रवृत्ति स्वतंत्र मानी जाती है। पेपर में आपके पूछ लिया जाता है स्वरों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप सीधे लगा देंगे स्वरों की प्रवृत्ति स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों, स्वर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम अच कहते हैं। अच। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बेझिझक लगा सकते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से दोस्तों होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋषि, ए, ओ और औ। दोस्तों, ये ऋषि जो शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, लेकिन लिखने की दृष्टि से इसे स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पर 10 लगाएंगे। क्यों होती है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10? क्योंकि ऋषि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, लेकिन लिखने की दृष्टि से इसे स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्वर समाप्त होता है। अब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों 4 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे आता है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरे पे आता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरे नंबर पे आता है जाति के आधार पर और चौथे नंबर पे आता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए शुरुआत करते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पे आता है प्लुत स्वर। आइए शुरुआत करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। तो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है दोस्तों, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आप कंफ्यूज मत होइए, ह्रस्व स्वर कहें, चाहे मूल स्वर कहें, चाहे लघु स्वर कहें, चाहे एक मात्रिक स्वर कहें, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दोस्तों, ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है।
कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ह्रस्व स्वर समाप्त होता है। आइए उच्चारण काल के आधार पर इसमें दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। तो क्या होते हैं दीर्घ स्वर? वे स्वर जो एक समान स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। जो दोस्तों दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ है, यह दीर्घ स्वर की मूल संख्याएं कहलाती हैं। और जो दोस्तों बचे ए, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर के संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वर वे स्वर जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं वो दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जो कि मैंने अभी बताया, ए, ओ और औ। तो वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं, कौन कौन से भिन्न? जैसे ए है हमारा, जो हमारा आ प्लस ई के मिलने से ए बनता है, वही प्रकार से ए है, आ प्लस ए के मिलने से ए बनता है। उसी प्रकार ओ है, आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है। और ओ है, आ प्लस ओ के मिलने से औ बनता है। दो भिन्न भिन्न स्वर दिख रहे हैं यहाँ पर, जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए है आ प्लस ई, ए आ प्लस ए, ओ जो है आ प्लस ऊ और औ है आ प्लस ओ। ये दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। आइए उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे पढ़ाया था दीर्घ स्वर, अब तीसरे नंबर पे बसता है दोस्तों प्लुत स्वर। तो क्या होते हैं प्लुत स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है वो हमारे प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। दोस्तों प्लुत स्वर के उच्चारण का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल और केवल संबोधन करने की विभक्ति में किया जाता है, क्योंकि उच्चारण में कोई महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे आप बोलते हैं राम, चाहे जितनी देर तक बोलते रहें उसका कोई भी महत्व नहीं है। जैसे ओम, चाहे जितनी देर तक बोलते रहें, लेकिन हाँ अगर राम बोल रहे हैं, आप राम कर रहे हैं तो इसे संबोधन दे रहे हैं। अगर कुल देर तक राम करते हैं तो ये प्रभु श्री राम का नाम होता है। अगर सीधे सीधे राम कह देंगे तो ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो दोस्तों एक आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने गुना समय लगता है? तो दोस्तों प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था उच्चारण काल के आधार पर। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पे इसमें आता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो क्या होते हैं मूल स्वर हमारे? छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि। और इसमें दूसरे नंबर पे आता है संधि स्वर। दोस्तों संधि स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पे इसमें आता है दीर्घ संधि स्वर। कौन कौन से हमारे दीर्घ संधि होते स्वर होते हैं? बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। और संधि स्वर में दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त संधि स्वर। तो हमारे दोस्तों संयुक्त संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? बचे ए, ओ और औ। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों जात के आधार पर भी हम स्वरों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पे इसमें आता है सजातीय स्वर या सरवट स्वर। कौन कौन से सजातीय स्वर या सरवट स्वर होते हैं? वो स्वर जो दीर्घ स्वर की मूल संख्याएं कहलाती थी, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ।
ये हमारे सजातीय स्वर या सर्वर स्वर कहलाते हैं। अब जात के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है विजातीय स्वर या असर्वर स्वर। तो विजातीय स्वर या असर्वर स्वर हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ और औ। तो दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर, दूसरे पे पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरे नंबर पे पढ़ा था जात के आधार पर। अब चौथे नंबर पे आता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पे आता है इसमें जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और दूसरे नंबर पे आता है इसमें ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए शुरुआत करते हैं जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों हमारा अग्रस्वर। वे स्वर जो जीभ के आगे के भाग से उच्चारित होते हैं वो हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई ए और ए। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ई ए और ए जो हमारे जीभ के आगे के भाग से उच्चारित हो रहे हैं। अब जिह्वा के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है मध्य स्वर। तो कौन से होते हैं मध्य स्वर? वह स्वर जो हमारे जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं वो हमारे मध्य स्वर कहलाते हैं। ये सिर्फ एक ही होता है, वो भी छोटा आ। अब आप उच्चारण करके देख लीजिए, आ तो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित हो रहा है। अगर आप बड़ा आ कहेंगे आ तो जीभ के पीछे वाले भाग से हो जाता है, जिसे हम पश्च स्वर कहते हैं। वे स्वर जो जीभ के भीतर के भाग से उच्चारित होते हैं वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसमें तीन प्रकार से पढ़ा था। पहला जिह्वा जीभ के आधार पर। अब दूसरे नंबर पे आता है ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों होष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे आता है व्रतमुखी, जिनके उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार होती है वो हमारे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, ऊ, ओ और औ। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ऊ, ओ और औ। इनके उच्चारण में ओंठ की स्थिति गोलाकार हो रही है, तो ये दोस्तों हमारे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इसी में ओष्ठ की स्थिति पे दूसरे नंबर पे आता है आवृतमुखी स्वर, जिनके उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है वो हमारे आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कुल 7 होती है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋषि, ए और ए। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समाप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वरों को वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया था। उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जात के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब कुछ विशेष स्वरों का वर्गीकरण भी किया जाता है, जैसे तालु और जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु और जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे इसमें आता है संवृत स्वर। क्या होते हैं हमारे संवृत स्वर? जब जीभ तालु से सटी रहती है तो वो हमारे संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ऊ और ऊ। आप उच्चारण करके देख लीजिए, जब जीभ तालु से सटी रहती है, ई, ऊ और ऊ। इसी में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अर्धसंवृत स्वर। क्या होते हैं हमारे अर्धसंवृत स्वर? जिसमें संवृत स्वर की अपेक्षा कम सटी रहती है वो हमारे अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए और ओ। तीसरे नंबर पे तालु और जीभ में आता है विवृत स्वर। क्या होते हैं हमारे विवृत स्वर? जब जीभ थोड़ी ऊपर उठी हुई रहती है वो हमारे विवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा। इसी में चौथे नंबर पे आता है अर्धविवृत स्वर। जब विवृत स्वर की अपेक्षा कम उठी हुई होती है तो वो हमारे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए और ओ।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्वर समाप्त होता है। हिंदी वर्णमाला को हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहले नंबर पे आया था स्वर, अब दूसरे नंबर पे इसमें आता है व्यंजन। आइए शुरुआत करते हैं व्यंजन के बारे में। तो क्या होते हैं व्यंजन? वे ध्वनियाँ जो स्वरों के बिना नहीं बोली जा सकती व्यंजन कहलाती हैं। आपने कभी भी देखा होगा आधा का होता है हमेशा, उसमें छोटा आ जब मिलता है तो वो का पूरा बनता है। इसी का मतलब है वे दुनिया जो स्वरों के बिना नहीं बोली जा सकती वो हमारी व्यंजन कहलाती हैं। जैसे आधा का प्लस आ मिलके का बनता है, आधा खा प्लस आ मिलके खा बनता है। व्यंजनों को दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम हल कहते हैं। और दोस्तों स्वरों को भी एक अन्य नाम से जाना जाता था, स्वर, जिसे हम अच कहते थे। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये नीचे एक लकीर सी है इसे हम दोस्तों हिंदी वर्णमाला में हलन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों स्वरों की कुल संख्या 11 होती थी, इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। जिस प्रकार हमने दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण किया था उसी प्रकार हम व्यंजनों का भी वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले नंबर पे आता है उच्चारण प्रत्यय के आधार पर व्यंजन, दूसरे नंबर पे आता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। आइए शुरुआत करते हैं उच्चारण प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उच्चारण प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। तो क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, इसलिए इसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों होती है वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 25 है, ये 5 का वर्ग है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं हम 25? आइए जानते हैं। का, खा, गा, घा, अंघा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो दोस्तों ये का, खा, गा, घा, इया दिया गया है इसे हम का वर्ग कहते हैं, और का वर्ग वाले हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं जिन्हें हम कंठ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों चा, छा, जा, झा, इया को हम चा वर्ग कहते हैं। कंठ से थोड़ा ही ऊपर जाएंगे हम, गर्दन के कंठ से थोड़ा ही ऊपर जाएंगे तो हमें तालु मिलता है, तो इसलिए इसे हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार टा, ठा, डा को हम टा वर्ग भी कहते हैं। तालु से थोड़ा ही ऊपर जाएंगे तो हमें जीभ मिलती है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चाहे मूर्धन्य कहो, चाहे जीभ कहो, चाहे जिह्वा कहो, बात दोस्तों एक ही है। उसी प्रकार ता, था, दा, धा, ना को हम ता वर्ग के नाम से जानते हैं। जीभ के थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर दांत आते हैं, इसलिए हम इसे दोस्तों दंत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार पा, फा, बा, भा, मा को भी हम पा वर्ग के नाम से जानते हैं। दंत से थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें ओंठ मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे हम ओष्ठ या होंठ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्तों अंघा, इया, ना, मा जो दिया गया है इसमें जीभ और मुख के स्पर्श के साथ साथ इसमें नाक का भी प्रयोग किया जाता है। व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में नाक का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसे दोस्तों हम अनुनासिक या नासिक व्यंजन भी कहते हैं। चूंकि दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर
प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है, इसलिए इसे दोस्तों हम पंचमाक्षर व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चूंकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है, इसलिए हम इसे पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। आइए दूसरे नंबर पे इसमें आता है अंतस व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों अंतस व्यंजन? अंतस व्यंजन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत छोटा होता है, उन्हें हम अंतस व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनकी संख्या कुल 4 होती है, वो भी या, रा, ला, वा। दोस्तों जो रा दिया गया है इसके 2 नाम और हैं। पहले नंबर पे आता है इसका नाम प्रकंपित, दूसरे नंबर पे इसे लुंठित भी कहा जाता है। जो दोस्तों ला दिया गया है इसका भी एक अन्य नाम है, जिसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो आप सीधे लगा दीजिए ला। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है, तो आप लगा देंगे रा। बचे 2 या, रा, ला, वा। इसमें यह भी पूछा जाता है इसमें कौन सा अर्धस्वर है, तो आप या, रा, ला, वा जो 4 में से मिल जाए उसी को भी लगा देंगे, वो हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं या अंतस व्यंजन कहलाते हैं। इसी में तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सनसनाहट सी प्रतीत होती है, वो हमारे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सा, सा और हा। आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, सा और हा। इनके उच्चारण में दोस्तों गर्म भाप सी बाहर निकल रही है, इसीलिए कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सनसनाहट सी प्रतीत होती है, वो हमारे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर चौथे नंबर पे आता है उच्छ्रित या द्वित या द्विगुण या उच्छ्रित व्यंजन। चाहे आप उच्छ्रित कहें, चाहे द्वित कहें, चाहे दुर्गुण कहें, चाहे उच्छ्रित, ये चारों एक ही नाम होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, वो हमारे उच्छ्रित, द्वित, द्विगुण या उच्छ्रित व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, एक ड़ा, एक अड़ा। दोस्तों याद रखना इसमें नीचे ये बिंदी जरूर लगी होगी, यही हमारे होते हैं उच्छ्रित या द्वित व्यंजन। अगर बिंदी ना लगी हो तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं उच्च। अब 5वें नंबर पे आता है अनुनासिक या नासिक व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन के साथ साथ नाक का भी आवश्यकता होती है, वहां पर हमें इन्हें अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 5 होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अंघा, इया, ड़ा, ना, मा। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है, इसलिए इसे दोस्तों पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 6वें नंबर पे आता है आपका अनुस्वार या अयोग वाह। दोस्तों इनकी संख्या 2 होती है, एक अंग और एक आ। जो दोस्तों ये ऊपर वाली बिंदी दी गई है, इसे हम दोस्तों अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और जो दोस्तों ये पीछे 2 बिंदियां दी गई हैं, इन्हें हम दोस्तों विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 6वें नंबर पे अनुस्वार या अयोगवाद समाप्त होता है। अब 7वें नंबर पे आता है संयुक्त व्यंजन। तो वो दोस्तों क्या होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या भी 4 ही होती है, छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब ये छा है हमारा का प्लस सा से मिलकर बनता है, उसी प्रकार ये त्रा है आधा ता प्लस राग से मिलता है, उसी प्रकार ज्ञा है आधा जा प्लस
यहाँ से मिलकर बनता है। उसी प्रकार सा है, आधा सा प्लस रा के मिलने से सरा बनता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे छा, आधा का प्लस सा, त्रा होता है आधा ता प्लस रा, उसी प्रकार ज्ञा होता है आधा जा प्लस या, उसी प्रकार सरा होता है आधा सा प्लस रा। कई बार आप लोगों से एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि आधा का प्लस सा बराबर क्या होता है, तो आप लगा देंगे छा। आधा ता प्लस रा बराबर क्या होता है, तो त्रा। आधा जा प्लस इया बराबर क्या होता है, तो ज्ञा। आधा सा प्लस रा बराबर क्या होता है, तो सरा। तो इसी के साथ उच्चारण प्रश्न के आधार पर हमारा संयुक्त व्यंजन समाप्त होता है। आइए 8वें नंबर पे आते हैं, घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों घोष या सघोष व्यंजन, और इसी में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अघोष व्यंजन। आइए शुरुआत करते हैं घोष या सघोष व्यंजन। तो दोस्तों घोष या सघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की झनकार सी उत्पन्न होती है वो हमारे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों सघोष या घोष व्यंजन की संख्या कुल 31 होती है। कौन कौन से 31 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्लस स्वर प्लस अंतस व्यंजन प्लस हा। अंतस व्यंजन होते हैं या, रा, ला। कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ये हमारे होते हैं घोष या सघोष। 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये। 5 प्लस 5 प्लस 5 15 प्लस हमारे 11 स्वर प्लस अंतस व्यंजन या, रा, ला, वा जो कि 4 होते हैं, और प्लस ये हा प्लस 1। 5 5 10 15 11 और 4 प्लस 1 बराबर 31। ये हमारे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो घोषत्व के आधार पर सो घोष या सघोष व्यंजन समाप्त होते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में झनकार सी उत्पन्न नहीं होती है उन्हें हम दोस्तों अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या, चूंकि ये घोष और सघोष का उल्टा होता है इसलिए अघोष की संख्या 31 की उल्टी 13 होती है। कौन कौन से 13 होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस दूसरा व्यंजन प्लस सा, सा और सा, तीनों सा होते हैं अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ये दोस्तों हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं। 9वें नंबर पे आता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को भी दोस्तों दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पे इसमें आता है दोस्तों अल्प प्राण, दूसरे नंबर पे इसमें आता है महाप्राण। आइए शुरुआत करते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन में सबसे पहले नंबर पे आता है अल्प प्राण। तो क्या होते हैं दोस्तों हमारे अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत कम हवा बाहर निकलती है वो दोस्तों हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन की कुल संख्या 30 होती है। कौन कौन से 30 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन प्लस स्वर प्लस अंतस व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए प्राणत्व के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाप्राण व्यंजन। क्या होते हैं महाप्राण व्यंजन, जिन प्रकार के व्यंजनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकलती है वो हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 15 होती है। कौन कौन से दोस्तों 15 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन जो कि सा, सा, सा और हा होते हैं, और प्लस इसमें विसर्ग और जोड़ दिया जाता है, वो हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, याद रखना
जिसमें भी ये 2 बिंदियां लगी होंगी पीछे, जैसे का है, का के पीछे भी अगर 2 बिंदी लग जाएं तो भी ये हमारा महाप्राण में आएगा। अगर का सीधा लिखा है तो ये हमारा अल्प प्राण में आएगा। इसी के साथ प्राणत्व के आधार पर पहले नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था अल्प प्राण, दूसरे नंबर पे पढ़ाया था महाप्राण, जो कि समाप्त होता है। अब इसमें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 10वें नंबर पे आता है आगत वर्ण या नवागत ध्वनियाँ। तो क्या होती हैं आगत वर्ण या नवागत ध्वनियाँ? हिंदी में कुछ ध्वनियों का आगमन विदेशों या बाहर से हुआ है। ये ध्वनियाँ मुख्य रूप से अरबी और फारसी की हैं, जो उर्दू के माध्यम से हिंदी में पहुंची हैं और हिंदी में इन ध्वनियों को ग्रहण कर लिया है। हमारे आगत वर्ण या नवागत ध्वनियाँ कहलाती हैं। दोस्तों, आगत वर्ण या नवागत ध्वनियों की कुल संख्या 5 होती है। कौन कौन से 5 होते हैं? का, खा, जा और फा। दोस्तों, ये का के नीचे जो ये बिंदी है, खा के नीचे जो बिंदी है, गा के नीचे बिंदी है, जा के नीचे बिंदी है, ये बिंदी जरूर लगी होगी। इन बिंदी को दोस्तों हम नुक्ता कहते हैं। क्योंकि इन बिंदुओं को नुक्ता कहते हैं, इसलिए आगत वर्णों को भी नुक्ता वाले वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे आता है कंठ व्यंजन। क्या होते हैं हमारे कंठ व्यंजन? कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन को कंठ व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? का, खा, गा, घा, इया। का वर्ग वाले तो आएंगे ही। इन्हें दोस्तों का, खा, मैंने आपको स्पष्ट व्यंजन पढ़ाया था, ये का, खा, गा, घा का वर्ग होते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। इनके अलावा दोस्तों छोटा, बड़ा और प्लस विसर्ग जहां भी होगा दोस्तों वो भी कंठ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे आता है उच्चारण स्थान के आधार पर तालव व्यंजन। क्या होते हैं तालव व्यंजन? तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को तालव व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। इसके अलावा दोस्तों सा, या, छोटी, बड़ी ई का भी उच्चारण तालव व्यंजन से होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर तीसरे नंबर पे आता है मूर्धन व्यंजन। क्या होते हैं मूर्धन व्यंजन? इनका उच्चारण स्थान कठोर तालु और कोमल तालु के मध्य से होता है। कौन कौन से हमारे मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। टा वर्ग वाले तो आएंगे। इसके अलावा ऋषि वाला सा षट्कोण वाले सा और ऋषि का भी प्रयोग उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है। अब चौथे नंबर पे इसमें आता है दंत व्यंजन। क्या होते हैं दंत व्यंजन? जब दंत व्यंजन के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है वो हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। ता, था, दा, धा, ना। इसके अलावा सा और ला का भी उच्चारण स्थान दंत व्यंजन से होता है। आइए 5वें नंबर पे आता है दोस्तों ओष्ठ व्यंजन। जब ओष्ठ दोनों ओष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वहां पर हमारा ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से ओष्ठ व्यंजन होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। इसके अलावा दोस्तों छोटा ऊ, बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ व्यंजन से होता है। आइए 6वें नंबर पे आता है इसमें दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालव व्यंजन। तो क्या होते हैं कंठ तालव? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारे कंठ तालव व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, ए और ए। अब 7वें नंबर पे आता है दोस्तों कंठ ओष्ठ व्यंजन। जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ और होंठ दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारे कंठोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या दोस्तों 2 होती है, ओ और औ। सबसे पहले वर्णमाला में हमने आपको 2 भागों में विभाजित किया था, स्वर और व्यंजन। स्वरों को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया था, उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जात के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरे नंबर पर वर्णमाला में आता था व्यंजन। व्यंजन को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और दूसरे नंबर पे आता था उच्चारण स्थान के
आधार पर। तो दोस्तों वर्णमाला हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।